सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हम सहसंयोजी आबंध में आणिक लक्षणों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। आणिक आबंधों में सहसंयोजक लक्षण क्या है? सहसंयोजी आबंधों में परमाणुओं के विद्युत रणीयताओं के अंतराल के कारण उनमें आणिक लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन जितने आणिक आबंध हैं, इन आणिक आबंधों में भी सहसंयोजी लक्षण पाए जाते हैं। ये यौगिक अपने गुणों में आणिक यौगिकों की तुलना में सहसंयोजक यौगिकों से अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। ये जल की तुलना में कार्बनिक विलायकों में अधिक विलेय हैं। इन लक्षणों की व्याख्या के लिए हम ये देखते हैं कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेशित आयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो धन आवेश युक्त धनायन ऋणायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है तथा उसके नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणायन विकृत होता है तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व धनायन की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण दोनों के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाता है। इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह धनायन जिसका छोटा आकार, यह ऋणायन इसका बड़ा आकार, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो ऋणायन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है वो धनायन की तरफ ऐसे झुक जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉनों का साझा या ध्रुवणता होता दिखता है। अब आगे देखते हैं फयान का नियम। आणिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा फयान के नियम के अनुसार होती है। इसमें ध्रुवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इनको क्रम से एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, आयनों का आकार। धनायन का आकार जितना छोटा तथा ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, फयान के नियम के अनुसार किसी आणिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। धनायन का आकार कम होना या उसके पृष्ठ पर उपस्थित धनावेश का घनत्व अधिक होना। जो बड़े धनायन हैं उनकी तुलना में समान आवेश युक्त छोटे आकार के धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावशाली रूप से अधिक आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत ऋणायन का आकार जब अधिक होता है तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण कम हो जाता है, अतः वे सरलता से विकृत हो जाते हैं।
यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड की तुलना में लिथियम क्लोराइड अधिक सहसंयोजी लक्षण प्रदर्शित करता है। नंबर 2 देखते हैं, आयनों पर उपस्थित आवेश। धनायन तथा ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जैसे एक ही तत्व के विभिन्न क्लोराइडों में उपस्थित सहसंयोजी लक्षण अलग अलग होता है। जैसे फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड की ध्रुवणता फेरिक आयन की ध्रुवणता फेरस आयन की ध्रुवणता से अधिक है, अतः फेरिक क्लोराइड में सहसंयोजी लक्षण फेरस क्लोराइड की तुलना में अधिक होगा। ऐसे ही स्टेनिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड। स्टेनिक आयन में टिन पर 4 धनावेश, स्टेनस आयन में टिन पर 2 धनावेश, अतः स्टेनिक क्लोराइड की सहसंयोजकता स्टेनस क्लोराइड की तुलना में अधिक होगी। अगला है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। यदि परमाणु के बाह्यतम कोश में बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p6D10 युक्त एक धनायन की ध्रुवण क्षमता समान आकार तथा समान आवेश युक्त उस धनायन से अधिक होती है जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास S2p6 होता है, क्योंकि S2p6D10 कक्ष के D इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश को S2p6 कक्ष के S तथा P इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम प्रभावशाली ढंग से स्क्रीन कर पाते हैं या आवरणित कर पाते हैं, जिससे D10 अभिविन्यास युक्त धनायन में प्रभावी आवेश की मात्रा अधिक होती है, जो इसकी ध्रुवण क्षमता में वृद्धि करती है। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड की तुलना में क्यूप्रस क्लोराइड अधिक सहसंयोजक लक्षण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड की तुलना में सिल्वर क्लोराइड में सहसंयोजी गुण अधिक है। अगला है माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। किसी भी माध्यम का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक उसके अपने अंदर घोलने की शक्ति को प्रदर्शित करता है तथा माध्यम का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना अधिक होगा, किसी आयनिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही कम होगी। क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक ध्रुवीय विलायकों के अधिक होते हैं तथा वो अपने अंदर आयनिक यौगिकों या वैद्युत संयोजी यौगिकों को घोलते हैं, अतः ध्रुवीय विलायकों में घुलने वाले जितने भी आयनिक यौगिक हैं, अगर आसानी से घुलते हैं तो उनमें सहसंयोजी लक्षण कम होगा, और अगर आसानी से नहीं घुलते तो उनका सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा। तो ये था आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण संबंधी फैजान का नियम। अब ये पूरा का पूरा था जो हमने बता दिया। धनायन का आकार जितना कम होगा तथा ऋणायनों का आकार जितना अधिक होगा, आयनिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी अधिक होगी। धनायन तथा ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।
बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास H2P6D10 युक्त एक धनायन की ध्रुवण क्षमता समान आकार तथा समान आवेश युक्त उस धनायन से अधिक होती है जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास H2P6 प्रकार का होता है। माध्यम का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना अधिक होगा, किसी आयनिक यौगिक में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही कम होगी। ये पूरा का पूरा हमने बता दिया है। अब देखते हैं ये कुछ अणुओं की आकृतियां एवं उनके द्विध्रुव आघूर्ण। ये टेबल है, इसमें आप देखो एसिटिलीन की रेखीय है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ऐसे ही BF2 का रेखीय है, 0 है। जल का है कोणीय 1.85, ओजोन का कोणीय 0.52, सल्फर डाइऑक्साइड कोणीय 1.61, इथेन त्रिकोणीय 0, मीथेन चतुष्फलकीय 0, कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय 0, CaCl3 क्लोरोफॉर्म चतुष्फलकीय 1.05। ऐसे ही एथिलीन डाइक्लोराइड चतुष्फलकीय 1.62, मेथनॉल चतुष्फलकीय 1.69, एथेनॉल चतुष्फलकीय 1.67, मेथिलेमीन चतुष्फलकीय 1.28, बेंजीन खटकोणीय 0, पैराडाइक्लोरो बेंजीन खटकोणीय 0, आर्थोडाइक्लोरोबेंजीन खटकोणीय 2.25 और मेटाडाइक्लोरोबेंजीन खटकोणीय 1.48। आकृतियों के हिसाब से इनके द्विध्रुव आघूर्ण को इस तालिका में संकलित किया गया है। अब देखते हैं फॉर्मल आवेश। ये क्या है? एक बहुपरमाणविक अणु या आयन में उपस्थित किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश क्या होता है? किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में उपस्थित किसी परमाणु विशेष का फॉर्मल आवेश मुक्त अवस्था में उस परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अणु या आयन की लुईस संरचना में उस परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर अंतर के बराबर माना जाता है। हालांकि उदासीन अणु या बहुपरमाणविक आयन में उपस्थित परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता, अथवा किसी बहुपरमाणविक आयन पर उपस्थित आवेश उस संपूर्ण आयन के कुल आवेश के बराबर होता है, न कि उसमें उपस्थित किसी परमाणु विशेष का आवेश। किसी परमाणु में उपस्थित फॉर्मल आवेश की गणना जो है वो हम कर सकते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। किसी बहुपरमाणविक अणु या आयन में उपस्थित परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त अवस्था में उस परमाणु पर उपस्थित कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अनाबंधी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 आबंधी सहभाजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अर्थात संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आबंधी इलेक्ट्रॉनों की आधी संख्या को घटाने के पश्चात जो संख्या बचती है वह अणु में उस परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश माना जाएगा। अब उपसह संयोजक आबंध देखते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सहसंयोजकता जिसमें साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। परिभाषा: दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की एकतरफा साझेदारी द्वारा जब तक रासायनिक बंध बनता है कि साझा करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएं तो इस प्रकार के बंध को उपसह संयोजक बंध कहते हैं।
यहाँ पर अगर देखें ए और बी, इनके बीच साझा का बंध बन रहा है। इसमें साझा करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ए के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए इनके मध्य उपसह संयोजी बंध बनता है। यह उपसह संयोजी बंध तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें तीर का सिरा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले तथा तीर की पूंछ इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करने वाले तत्व की तरफ होती है। इस बंध को दाताग्राही बंध भी कहा जाता है। दाता परमाणु ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। इसके फलस्वरूप दाता परमाणु पर इकाई धनावेश तथा ग्राही परमाणु पर इकाई ऋणावेश आना चाहिए। ये वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। लेकिन उपसह संयोजी यौगिक जो है वो वैद्युत संयोजी यौगिक और सह संयोजी यौगिकों का मिश्रण माना जाता है। किसी तत्व की उपसह संयोजकता यदि एक है तो उसकी वैद्युत संयोजकता तथा सह संयोजकताएं भी एक एक होंगी तथा उसकी कुल संयोजकता 2 होगी। इसका कारण उपसह संयोजक बंध को अर्धध्रुवीय आबंध भी कहा जाता है। यदि दो परमाणुओं ए और बी के मध्य एक उपसह संयोजक बंध बनता है, ए दाता परमाणु तथा बी ग्राही परमाणु है, तो उस स्थिति में हम उसको इस प्रकार से ही निरूपित कर सकते हैं। अब देखते हैं NH3 और BF3 के मध्य बना हुआ उपसह संयोजक बंध। आप इसमें देखिए, इसमें अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा इसने हाइड्रोजन के साथ कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास बचा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को यह बोरान को डोनेट करता है। बोरान की बाहरी कक्षा में तीनों का फ्लोरीन के साथ इसने साझा कर लिया। अब इनके मध्य यहाँ पे दाताग्राही बंध बनेगा और इस दाताग्राही बंध को ही हम उपसह संयोजी आबंध कहते हैं। अगला देखते हैं अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन, यहाँ पे आप देखिए अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। हाइड्रोजन आयन की बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ देता है, तो ये बंध बन गया। अब यहाँ पे यह जो धनावेश है इस पूरे आयन के ऊपर होगा। यहाँ देखिए दाताग्राही बंध बन रहा है और दाताग्राही बंध बनने के पश्चात यह जो धनावेश आया यह पूरे इस अमोनियम आयन के ऊपर धनावेश के रूप में परिलक्षित होगा। चूंकि साझा करने वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो नाइट्रोजन के द्वारा ही दिए जा रहे हैं, इसलिए इनके मध्य उपसह संयोजी बंध बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें सल्फर की बाहरी कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया है। आप देखो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा ऑक्सीजन के साथ किया हुआ है। आप देखो एक साझा ये है सहसंयोजी बंध और दूसरा साझा ये है सहसंयोजी बंध। बाकी के इसके ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको इसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको भी इसने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया।
तो ये दो उपसहसंयोजी बंध बने और दो सहसंयोजी बंध बने यहाँ पे। तो यहाँ भी साझा कुल दो दो इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए यहाँ भी उपसहसंयोजी बंध बनता है। अब इसके लक्षण क्या है, एक तरफ से देखते हैं। एक उपसहसंयोजक आबंध एक वैद्युत संयोजक आबंध तथा एक सहसंयोजक बंध तुल्य होता है। अतः उपसहसंयोजक यौगिकों के गुण वैद्युत तथा सहसंयोजक यौगिकों के गुण के मध्य में होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। इनके गलनांक तथा क्वथनांक वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम और सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की भांति उपसहसंयोजक यौगिक भी प्रायः जल तथा अन्य अध्रुवीय विलायकों में अविलेय तथा अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की भांति ही उपसहसंयोजक यौगिकों का भी गलित या विलयित अवस्था में आयनन हो जाना आवश्यक नहीं है। इनकी गलित या विलयित अवस्था में वैद्युत चालकता वैद्युत तथा सहसंयोजक यौगिकों के मध्य होती है। उपसहसंयोजक यौगिकों की बंध की प्रकृति भी दिशात्मक होती है। अतः सहसंयोजक यौगिकों की भांति उपसहसंयोजक यौगिकों की अणुओं की ज्यामितिक आकृतियां भी निश्चित होती हैं। तो ये कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के लक्षण थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।